Hello students, so today we are going to continue with our chapter which is law relating to patents यानी कि पेटेंट एक्ट 1970। अभी तक हमारे 2 दिन हुए हैं जिसमें हमने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट वाला पार्ट हमने अच्छे से देखा था और नेक्स्ट डे जो था हमारा वो व्हाट कैन बी पेटेंटेड, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड और प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट हम लोग अच्छे से संभाल चुके हैं। ठीक है, अब आज वाला पार्ट जो है ना बच्चों वो कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा इजी आएगा कंपैरेटिवली, लेकिन आज वाला पार्ट फिर भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट टेक्निकल और इजी का थोड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे हेडिंग्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले दिया है व्हेन शुड एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट बी फाइल्ड। ठीक है, आपको एप्लीकेशन कब फाइल करनी चाहिए आप बताओ बच्चों? जल्द से जल्द। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन जल्द से जल्द नहीं फाइल की तो आपके इन्वेंशन को कोई और आके अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, किसी ने पीएस पहले फाइल कर दिया तो पहले फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या लिखा है, एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट कैन बी फाइल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट एंड इट शुड नॉट बी डिलेड। ठीक है, और एप्लीकेशन फाइल्ड विद द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डिस्क्लोजिंग द एसेंस ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वेंशन हेल्प्स टू रजिस्टर द प्रायोरिटी ऑफ द इन्वेंशन। और अगर आपने जितना जल्द से जल्द फाइल किया होगा तो प्रायोरिटी डेट डिटरमाइन करने में हमें भी आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करने में लेट कर दिया तो क्या रिस्क हो सकती है वो बताया हुआ है। डिले इन फाइलिंग इन एप्लीकेशन मे एंटेल सम रिस्क सच एज, रीड करना, Some other inventor might file a patent application on the said invention. तो आपकी जगह कोई दूसरा इन्वेंटर होगा, मतलब आपके माइंड में आइडिया आया आज और दूसरे के माइंड में आइडिया आया 1 हफ्ते के बाद, लेकिन आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की और उसने फाइल कर दी तो लॉ की नजर में पहला इन्वेंटर पहला एप्लीकेशन किसका होगा, उसका ही माना जाएगा। फिर आप आर्ग्यू करोगे मेरे माइंड में तो पहला आइडिया आया था, ये आया था, तो भाई आके एप्लीकेशन फाइल कर देता। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट, देयर मे बी आइदर एन इनएडवर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ द इन्वेंशन बाय द इन्वेंटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और बाय अदर इंडिपेंडेंटली हिम और हर, या फिर डायरेक्टली वो क्या कर पाए, प्रोविजनल छोड़ो डायरेक्टली आके पब्लिश ही कर दे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इन्वेंशन ही बता दे कि भाई ये ऐसा इन्वेंशन हुआ है। डन, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि वो एग्जाम में 5 अंक का बन जाएगा, लेकिन ठीक है एक शुरुआत थी इसलिए मैंने बता दिया। आपका अब आज का बैच है ना बच्चों, वो ये पूरा प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है आगे वाले चैप्टर में, पूरा जनरल प्रोसीजर फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ ए पेटेंट। ठीक है, तो प्रोसीजर का पहला पार्ट कौन सा रहता है बच्चों, किससे शुरुआत होती है, पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करने से। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है बच्चों 18 मंथ्स वाला पॉइंट, ये सिर्फ ध्यान में रखना आज के ही बैच में काम आने वाला है 18 मंथ्स वाला पॉइंट। क्लियर, और बाकी मैं आगे पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि ये सब पॉइंट डिटेल में आएगा, फिर आप देखना एक डायग्राम को तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा टेक्निकल रहता है और बहुत लेंथी होता है, ऐसे इजीली पेटेंट मिलता नहीं है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है, वो क्या होता है क्यों होता है वो हम प्रोसीजर आज से वैसे ही स्टार्ट करने वाले तो वहां पे आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर नहीं आएगा, उसके अंदर के पॉइंट्स है वैसे एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले एक हेडिंग दिया हुआ है कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी कि कौन से स्पेसिफिकेशन, प्रोविजनल या फिर कंप्लीट। ठीक है, क्या आप जो है ना प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हो उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए। प्रोविजनल में तो इतना नहीं मांगा जाता है, प्रोविजनल में आप सिर्फ किस टाइप का इन्वेंशन कर रहे हो वो आपको सिर्फ बताना रहता है, लेकिन जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करो यानी कि कैसे वो इन्वेंशन है, कैसे यूज होता है, क्या उसका बेस्ट यूज है, कोई अगर है ना उसको अगर आपकी परमिशन के बिना यूज करेगा तो आप उससे क्या क्लेम करना चाहते हो, वो सब चीजें आपको डिटेल यानी कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बतानी पड़ती है। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन में ये लिखा हुआ है सेक्शन 10 Dealing with the contents of specifications provides that every specification, whether provisional or complete, shall describe the invention and begin with a title sufficiently indicating the subject matter to which the invention relates. It provides that every specification, भले वो provisional हो या complete हो, shall describe the invention and begin with a title. हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं या मैं आपको बोलता हूँ ये चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 10, 11 जो भी, तो आप पहले क्या देखते हैं, चैप्टर का नाम, चैप्टर का टाइटल। तो कोई भी आप है ना स्पेसिफिकेशन फाइल करो तो पहले उसके ऊपर क्या होना चाहिए, टाइटल। आप किसी को मेल करते हो तो पहले उसमें सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है कि किसके रिलेटेड है, वो हमें आइडिया लग जाता है। सफिशिएंटली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट मैटर टू विच द इन्वेंशन रिलेट्स। ठीक है, कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे हमें बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन सा मामला है, कौन सा इन्वेंशन के लिए, कौन से सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड वो इन्वेंशन है। ठीक है, तो पहले में सिर्फ अंडरलाइन कर दो बिगिन विद अ टाइटल। डन, भले वो प्रोविजनल हो या कंप्लीट हो, शुरुआत किससे होगी बच्चों, टाइटल से होगी। यहां तक क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट आते हैं एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू। अब ये जो पॉइंट है A, B, C और D ये सिर्फ किसके लिए चाहिए, कंप्लीट के लिए चाहिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन ये हेडिंग आ गया तो ये हेडिंग आ गया तो पहले 2 पॉइंट ही आपको अच्छे से संभालने हैं, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा, जितना याद है उतना ही लिख पाएंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो पहला पॉइंट सेक्शन 10 क्या बोलता है कि भाई कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, प्रोविजनल हो या कंप्लीट हो, आपको टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें क्या डिटेल्स देंगे। एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू पढ़ना डिस्क्राइब, चलो सब लोग साथ में बोलेंगे 1 2 3 रीड। Describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed. ठीक है, डिस्क्राइब द इन्वेंशन, क्या है इन्वेंशन, एंड इट्स ऑपरेशन और यूज, ऑपरेशन यानी कि वही हो गया इसका दूसरा वर्ड यूज, कि क्या इसका यूज है, और अगर इसको परफॉर्म करने की एक से ज्यादा मेथड है तो कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है आपके अकॉर्डिंग, वो आपको बताना पड़ेगा। वापस पहले पॉइंट में क्या बताया हुआ है, 3 पॉइंट बोले हैं। डिस्क्राइब द इन्वेंशन, क्या इन्वेंशन है, व्हाट योर इन्वेंशन इज ऑल अबाउट, ठीक है, उसका क्या यूज है, और अगर उसको यूज करने की एक से ज्यादा मेथड है तो कौन सी बेस्ट मेथड है जिससे परफॉर्म करने की। जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, एफएम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर सम करने की सपोज 2 या 3 तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको जब बताऊंगा तो कौन सी तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे इजी होगा, या जो समझने में सबसे आसान होगा। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने इन्वेंशन के लिए बोला है। फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ, एक बार वापस रीड करना है क्या, ठीक है, क्या है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, चले बोलिए। डिस्क्राइब द Invention and its operation or use and the method by which it is to be performed. बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगेन रीड। Disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant. अच्छा सॉरी, मैंने फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट भी ले लिया। फर्स्ट पॉइंट में ये थी सारी मेथड्स बतानी है, एंड द मेथड बाय व्हिच इट इज टू बी परफॉर्म, और सेकंड पॉइंट में वो लिखा है कि उसमें से कौन सी बेस्ट मेथड। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया अगर उसके परफॉर्म करने की 4 मेथड है तो चारों ही बताओ, और सेकंड पॉइंट में उसमें से कौन सी बेस्ट मेथड है आपके अकॉर्डिंगली वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन। स्कोप ऑफ द इन्वेंशन मतलब क्या है क्या नहीं है ये सब, और इसमें आप है ना ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखो ना, मुझे क्या क्लेम चाहिए, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, मुझे क्या क्लेम चाहिए, मुझे क्या क्लेम चाहिए। मतलब अगर किसी ने मुझे पूछे बिना अगर इसको यूज कर लिया, ठीक है, तो मैं उसके पास से क्या क्लेम करूंगा वो भी आप अभी बता के रख दो सीएस में। और लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग द टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वेंशन, अगर उसमें कोई टेक्निकलिटी है तो वो भी आप लोग को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये इसमें ये टेक्निकल चीज है। डन, तो सीएस मतलब कंप्लीट डिटेल। प्रोविजन में तो अभी तक रेडी नहीं है ना, क्या बताओगे। प्रोविजन सिर्फ किसके लिए होता है, मैंने कल आपको एक लाइन लिखवाई थी, घर पे जाके पढ़ा हो तो, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी डेट, सिर्फ ये पता लगाने के लिए पहले किसके माइंड में आइडिया आया था। क्लियर हुआ, प्रोविजनल का बाकी कोई पर्पस नहीं होता है। बड़े बच्चों आगे देखो, अब ये आंसर मैं चाहता तो इतना भी रख सकता था आपके लिए, एकदम इजी बना सकता था, लेकिन मुझे एकदम भी इजी नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट है ना वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का है। हमने है ना कल एक ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, कौन सा, पीसीटी, कौन सा, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसका एक पर्पस क्या था, अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन से 150 प्लस ज्यादा कंट्रीज में क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। तो वैसे ये ट्रीटीज जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलता है। वैसे यहाँ पे एक ट्रीटी दी है बच्चों, कौन सी, बुडापेस्ट ट्रीटी, ठीक है। कौन सी खाने की डिश है ये, खाने की डिश नहीं है, प्लेस का नाम है। और यहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे मूवी की जो है ना शूटिंग भी हुई है। टाइगर जिंदा या एक था टाइगर में से जो है ना वो मतलब उसमें से कुछ सीन्स वहां पे शूट हुए। फिर ए दिल मुश्किल मूवी अगर आपने देखी हो गलती से, तो वो मूवी की शूटिंग वहां पे हुई है। तो बुडापेस्ट में बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज भी जो है ना वो भी शूट होती है। हालांकि हमारे यहाँ पे उससे कोई लेना देना, सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको प्लेस का नाम ध्यान में रहे, ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी, ठीक है। अब ये बुडापेस्ट ट्रीटी बनी थी 28 अप्रैल 1977, वहां पे दिया नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया है। कब बनी थी बच्चों, 28 अप्रैल 1977। अब ये किसके रिलेटेड है, तो 2-3 वर्ड आप अंडरलाइन करके रख दो बच्चों। एक तो सेकेंड लाइन में बायोलॉजिकल मटेरियल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल। अब ये पहले आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, पर अगर आपको लिखना हो तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और बाकी जो दूसरा मेन वर्ड है वो है इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी, जो ऑलरेडी मैंने जो है वो बोल्ड किया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। पहले पता चलेगा बच्चों कंटेंट और स्पेसिफिकेशन, तो ये पैराग्राफ के पेज पे ऊपर वाला पॉइंट मत भूल जाना, पहले 2 पॉइंट मेन पॉइंट है, ठीक है। ये तो ऐसा किसी ने पॉइंट छेड़ दिया तो उसको ये भी लिखना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं हेडिंग क्या है और उसको आराम से समझते हैं तोड़ तोड़ के। आज के बैच का सिर्फ ये टेक्निकल पॉइंट है, बाकी कुछ टेक्निकल नहीं आने वाला है। हाउएवर द कंट्रोलर
may amend the abstract for providing better information to the third parties. रुकना। However, the controller, इधर जहां पे भी कंट्रोलर आ रहा है मतलब कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, जहां पे आप जाके एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है। अब आपने उसको स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर दिया, दे दिया फाइल करके, कंट्रोलर चाहे तो उसको अमेंड करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, करवा सकता है। However, the controller may amend the abstract, यानी कि आपने जो सबमिट करवाया है, for providing the better information to third party. Again, the controller may amend the abstract, यानी कि आप ऐसा सिंपल कर में इंफॉर्मेशन लिख देना, may amend the information, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग बेटर इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, यानी कि कंट्रोलर के हाथ में पावर है, वो चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है, ठीक है। अब पॉइंट है ये, एंड इफ द एप्लीकेंट मेंशन ए बायोलॉजिकल मटेरियल इन द स्पेसिफिकेशन, अब हमने कल पढ़ा था व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता प्लांट ऑर्गेनिज्म अदर देन बायोलॉजिकल मटेरियल, तो बायोलॉजिकल मटेरियल पे पेटेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, अदर देन लिखा हुआ था, ठीक है। आपका जो था ना सेक्शन 3, उसमें आप देखो पॉइंट नंबर आई, प्लांट एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिला बच्चों, अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मटेरियल दिया ना, इसके साइड में एरो करके लिखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है। तो चलिए अगेन, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो किसके रिलेटेड है बच्चों, बोलिए बायोलॉजिकल मटेरियल के रिलेटेड है, ठीक है। इन द स्पेसिफिकेशन, अगेन इफ द एप्लीकेंट मेंशन ए बायोलॉजिकल मटेरियल इन द स्पेसिफिकेशन व्हिच मे नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन सच ए वे सो एज टू सैटिस्फाई द क्लॉज ए एंड बी अबव, ए और बी कौन सा था, डिस्क्राइब द इन्वेंशन, उसका यूज और उसका मेथड, और उसमें से कौन सी बेस्ट मेथड है। तो अगर बायोलॉजिकल मटेरियल के रिलेटेड है और उसमें ऊपर वाले 2 पॉइंट मेंशन नहीं कर पा रहे, क्लॉज ए एंड बी ना, अगर ऊपर वाले 2 पॉइंट मेंशन नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड इफ सच मटेरियल इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक द एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीटेड बाय डिपोजिटिंग द मटेरियल टू द आईडीए, आईडीए इज इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी, जो कौन सी टीटी के मुताबिक बनाई की गई थी, बुडापेस्ट टीटी, एंड बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें अलग अलग पॉइंट है, बहुत टेक्निकल, चाहो तो कैंसिल भी कर दे, लेकिन मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिएगा, बाय चांस कहीं पे आ जाए तो। बाकी कंटेंट्स के ऊपर हेडिंग है तो उसके लिए 2 ही पैराग्राफ है। वापस, कंट्रोलर में अमेंड द एब्स्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, क्लियर, फुल स्टॉप। इफ द एप्लीकेंट रिलेट टू द बायोलॉजिकल मटेरियल and which may not be described in such a way so as to satisfy the clause A and B above, तो आपको जो भी उसका मटेरियल अवेलेबल रहेगा ना, वो आपको किसको सबमिट कराना पड़ेगा, IDA, फुल फॉर्म बोलो, इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी अंडर द बुडापेस्ट ट्रीटी बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना हुआ है जो इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करता है, वो बोलता है अगर आपको नहीं पता चला ना क्या इसका यूज है, क्या इसकी मेथड है, आपके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है आप हमें सबमिट कर दो, हम उसको हमारे तरीके से ट्रीट कर लेंगे। इनकी स्पेशलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्लियर हुआ। अब ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल वर्क एंड ऑल होते हैं, तो हर कोई कंट्री इंडिविजुअली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बुडापेस्ट ट्रीटी ने बोला है काम तो हर किसी को पड़ता है, तो हम जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलके बना देते हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी। अब अगर आप उनको मटेरियल सबमिट करवा रहे हो तो आपको साथ ही साथ ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। चले कौन सी, पहला पॉइंट, द डिपोजिट ऑफ द मटेरियल shall be made not later than the date of filing the patent application in India, and a reference thereof shall be made in the specification within the prescribed period. अगर आप मटेरियल जो है सबमिट करवाना चाहते हो, किसको बच्चों, Deposit. IDA को, तो आप कब तक सबमिट करा देना है, तो आपने एक तरफ इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे पेटेंट चाहिए, तो उससे पहले या वहां तक आपका मटेरियल भी पहुंच जाना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द डिपोजिट ऑफ द मटेरियल शैल बी मेड नॉट लेटर देन, यानी कि उसके पहले हो सकता है, उस दिन तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद की डेट नहीं हो सकती। मतलब ऐसा बोल सकते हो क्या, एक बार मैं इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं, 1 हफ्ते बाद आईडीए में पहुंचा दूंगा, आंसर इज नो, सेम टाइम पे होना चाहिए। उससे पहले चलेगा, पता चला है, उसके बाद नहीं, ठीक है। शैल बी मेड नॉट लेटर देन द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, बस इतना भी लिख दोगे इंडिया तक तो भी चलेगा, और उसके लिए आप रेफरेंस भी लिख देंगे कि हमने पहुंचा दिया। सेकंड पॉइंट, ऑल द अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक
of the material required for it to be correctly identified or indicated are included in the बस specification. ये स्पेसिफिकेशन का लिखना है, फिर वो आगे इंक्लूडिंग द लिखा है, वो आप चाहो तो लिख सकते हो, वो एग्जांपल हो गया जैसे कि नाम, एड्रेस ऑफ द डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन, डेट एंड नंबर, ये सब। तो इन शॉर्ट जो भी अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक या इंफॉर्मेशन उसके लिए चाहिए वो आपने करेक्टली उसमें मेंशन की हुई होनी चाहिए। बच्चों इजी लग रहा है? थर्ड पॉइंट, access to the material is available in the institution only after the date of application for patent in India or if a priority is claimed after the date of the priority। आप उसका मटेरियल में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन एक्सेस कब अवेलेबल रहेगा बच्चों? ओनली आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इन इंडिया। ये कौन से वाले केस में? अगर आपने मटेरियल पहले से डिपॉजिट करके रख दिया है, आपने एप्लीकेशन, अच्छा मुझे तो इंडिया में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उससे पहले ही मटेरियल डिपॉजिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या उसके बाद कर सकते हैं? क्या सेम डे को कर सकते हैं? जी हाँ, जनरली लोग पहले डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अब आपने डिपॉजिट पहले से करके रखा है तो क्या वो लोग उसको यूज में ले सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं क्या रिसर्च के लिए? नहीं। एक्सेस कब कर सकते हैं? जब आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन, ताकि पक्का हो जाए। अभी क्या पता आपने डिपॉजिट करके रखा है, आप आगे एप्लीकेशन ही फाइल ना करो, तो मटेरियल को एक्सेस कब कर पाएंगे? ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया। और disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification when used in it। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो कहीं से भी आ सकता है, तो आपको कहां से मिला, कितना मिला, कब मिला, वो सब आपको जितनी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर बने रहोगे ना तो बनेगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दे दिया कि बायोलॉजिकल मटेरियल के रिलेटेड कुछ पॉइंट आ जाए और आपको अलग से क्वेश्चन पूछे तो 5 मार्क दांव पे नहीं लेगा, इसलिए बाकी कंटेंट और स्पेसिफिकेशन पूछा हुआ है, आपको नहीं लिखना है, आपकी चॉइस। आप पहले 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। पहली बात तो इन सबका नंबर ही नहीं लगता है। पेटेंट में इतने शानदार शानदार आंसर है ना बच्चों, ये वाला जैसा हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें 2 आंसर हमारे कौन से? व्हाट कैन बी पेटेंटेड एंड व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, ये हमारा आंसर आ गया था बच्चों। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और अभी भी बने रहेंगे ना, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट आने वाली है। इन सब का तो नंबर भी नहीं लगता है। डन? चलिए, अब मैंने आपको शायद एक होमवर्क दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आज का डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मैंने क्रैकर का पेज नंबर भी लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है। ये मैंने दोनों का मीनिंग समझाया हुआ है। कोई है गलती से पढ़ के आ गया एनीवन है कुछ उसमें पॉइंट ऐसा कुछ टेक्निकल समझ आ जाए वैसा एक बार रीडिंग करेंगे? ठीक है, तो आप उसको पढ़ के लाएंगे और उसमें कोई डाउट है जो मुझे बोल देना, तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उसको कवर अप कर दूंगा। डन? एग्जाम में देखो प्रोविजनल और कंप्लीट हमने कल पढ़ा, वैसा आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन वो समझ के रखना जरूरी था। डिफरेंस बिटवीन दोनों का जरूर पूछ सकते हैं, तो क्रैकर में बढ़िया आंसर दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली वही मेंशन कर दिया। चाल से चले नेक्स्ट, हाउ ए पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड। एकदम टाइम पास पॉइंट पढ़ के कैंसिल कर देंगे हम लोग। चले, ए पेटेंट स्पेसिफिकेशन Can be prepared by the applicant himself or his registered or authorized agent. स्पेसिफिकेशन मतलब प्रोविजनल या कंप्लीट, तो वो कैसे बनाया जाता है? तो वो या तो खुद बनाओ या फिर आपके एजेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों? तो अभी हमने नहीं पढ़ा कंटेंट और उसके ऊपर टाइटल, आप वही पॉइंट लिख देना, डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, कौन सी मेथड है, फिर उसमें से कौन सी बेस्ट मेथड है, ये सब चीजें आप लोग को लिखना, ड्राइंग्स वगैरह, प्रायर आर्ट एंड ऑल, ये सब चीजें। डन बच्चों? तो आप पढ़ के कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है बच्चों आज के बैच का दूसरा मेन आंसर, पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट्स। पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट्स, आज मैंने आपको कुछ टाइम पीरियड बताया था क्या बच्चों? 18 मंथ्स। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने ये आंसर को मैंने थोड़ा चेंज भी किया, अमेंड भी किया, क्योंकि बहुत जबरदस्त टेक्निकल आंसर था और मैंने अच्छा खासा चेंज किया इसमें। ठीक है, ताकि आप लोग मतलब वो पढ़ने का मन भी करे और पढ़ भी लो एक बार। पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट अंडर सेक्शन 11A। अब मुझे बताओ बच्चों, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जहां पे आपने एप्लीकेशन फाइल की और आपने बोला कि ये मेरा इन्वेंशन है, उसको स्टडी करने में, उसको प्रूव करने में अथॉरिटी को भी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। और उसके बाद मतलब बताया हुआ ये कब पब्लिश होगा? पब्लिश यानी पब्लिक के लिए कब पब्लिश होगा कि पब्लिक उस पर कोई ऑब्जेक्शन या ये सब रेस कर पाए। तो ऐसा बोला है, आपने एप्लीकेशन फाइल की उसके 18 मंथ्स के बाद, मतलब 18 महीने तक तो हम हमारे पास रखेंगे, हम खुद उसको स्टडी कर लें, और उसके बाद है ना आप रिक्वेस्ट फाइल करोगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको पब्लिक के लिए पब्लिश करेंगे। पब्लिक के लिए पब्लिश होगा, फिर पब्लिक में से किसको ऑब्जेक्शन होंगे तो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, आप उसका आंसर देंगे, और जब सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब जाके पेटेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है आपने एक इन्वेंशन दे दिया, क्योंकि पॉइंट समझो, आप एक बार इन्वेंशन मांग रहे हो तो कितना कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि आप ही को पहले बंदे हो जिसके माइंड में ये आया था, ऐसा ऑलरेडी कहीं पे नहीं है।
तो इस सब बहुत चीजें इन्वेस्टिगेशन और ये सब भी होती है, तो पेटेंट इतना इजीली नहीं मिलता बच्चों। डन। तो यहाँ पे आपको एक 18 महीने वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए, नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल ऑर्डिनरी बी ओपन टू द पब्लिक फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो सच पीरियड कितना है? 18 मंथ्स। ठीक है, अब ये पॉइंट को छोड़ के पहले नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। व्हेन इज एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट पब्लिश्ड? मिला? वो प्रिस्क्राइब पीरियड 18 मंथ्स अगले पॉइंट में दिया हुआ है, पहले हम वो पढ़ते हैं ताकि हम जो ऊपर वाला आंसर है वो इजी हो जाए। वो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट ये है व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट इज पब्लिश्ड। मिला? चले, एवरी एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट इज पब्लिश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 months from the date of its filing or priority date whichever is earlier। प्रायोरिटी डेट यानी कि पीएस फाइल किया तो उससे 18 महीने, और पीएस नहीं फाइल किया तो डायरेक्टली आपने जो सीएस फाइल किया होगा वहां से 18 महीने। ठीक है, लेकिन बोला हुआ है कि 3 केस ऐसे हैं जहां पे हम आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश ही नहीं करेंगे, जहां पे आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश ही नहीं करेंगे। पहला पॉइंट देख के बोलो, एप्लीकेशन इन विच सीक्रेसी डिस्क्रिशन इज इम्पोज। आपने खुद ने एप्लीकेशन फाइल की और आप खुद बोलोगे कि इसमें कुछ सीक्रेट्स है, हम नहीं चाहते पब्लिक को पता चले। अभी नहीं, बाद में हम जब बोलेंगे तो ये यहाँ पे 18 मंथ्स वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए उसको क्या रखा जाएगा? सीक्रेसी में रखा जाएगा। अच्छा, आपका काम है सीक्रेसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करना, देना है नहीं देना कौन देगा? डिसाइड करेगा? अथॉरिटी विल डिसाइड, कंट्रोलर विल डिसाइड। डन। आपने एप्लीकेशन फाइल की, 18 मंथ्स के बाद पब्लिश होता है, आपने लगा अब मत करना, थोड़े टाइम के बाद। डन। चलिए, सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन विच हैज बीन अबैंडन्ड। ये मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। क्या पॉइंट था बच्चों? कल हमने क्या पढ़ा था? अगर आपने पीएस फाइल किया है तो उसके 12 मंथ्स के अंदर सीएस फाइल करना है, और नहीं फाइल किया तो अबैंडन। तो जो एप्लीकेशन ही अबैंडन हो चुकी है उसको पब्लिश क्यों करेंगे? अरे बोलो हाँ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, आपने एप्लीकेशन फाइल की और 18 महीने खत्म होने वाले थे ना, उससे पहले आपने विड्रॉल कर दिया, और एटलीस्ट 3 मंथ पहले आपने विड्रॉल कर दिया, 3 मंथ्स प्रायर टू 18 मंथ्स। समझ आ रहा है? तो आपने विड्रॉल करने वाले एप्लीकेशन ही नहीं है तो पब्लिश क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, ये बन सकता है क्वेश्चन, व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट इज पब्लिश। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? पहले टाइम पीरियड कितने मंथ्स? 18 मंथ्स के अंदर बच्चों क्या होता है? पब्लिश होता है। 3 केस में पब्लिश नहीं होगा। पहला पॉइंट जहां पे सीक्रेसी डायरेक्शन है, दूसरा पॉइंट अबैंडन, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तीसरा आपने विड्रॉल कर, लेकिन विड्रॉल कब? एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर टू द 18 मंथ। चलिए, अब आ जाइए पीछे, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। वापस, कोई भी एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं करेंगे बिफोर द टाइम पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो क्या है? 18 मंथ, जो हमने अगले हेडिंग में देखा। अब एकदम टाइम पास पॉइंट पढ़ते जाते हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एंटाइटल्स एन एप्लीकेंट to request the controller to publish his application at any time before the expiry of the period. चले, सबसेक्शन 2 एंटाइटल्स एन एप्लीकेंट टू रिक्वेस्ट द कंट्रोलर टू पब्लिश हिज एप्लीकेशन एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। यानी कि 18 मंथ से पहले अगर आपको करवाना हो तो आप जाके रिक्वेस्ट करो, अगर उनको लगेगा तो वो लोग कर देंगे। सही बात है बच्चों। चले, नेक्स्ट, द कंट्रोलर और Receipt of such request shall publish such application as soon as possible. पॉसिबल। ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है तो एज सुन एज पॉसिबल वो लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब पब्लिकेशन मतलब क्या? पब्लिकेशन यानी पब्लिक के लिए पब्लिश। पब्लिक में भी देख सकते हैं कि कौन सा इन्वेंशन है जो पेटेंट के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें सारी डिटेल होगी, पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आइडेंटिफाइंग द एप्लीकेशन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट। And upon publication of an application for a patent, the depository institution shall make the biological material mentioned in the specification available to the public। ये कौन सा वाले पॉइंट के लिए होगा? आईडीए वाले पॉइंट के लिए, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, अगर ये पॉइंट याद आए तो। एंड द पेटेंट ऑफिस may on payment of prescribed fees make the specification and drawings if any of such application available to the public। देखना चाहो तो ऑनलाइन अवेलेबल है, देख सकते हो। अगर आपको उसमें से किसी कॉपी ऐसा कुछ चाहिए, डिटेल चाहिए, तो फीस पे करो, कॉपी लेके जाओ। अगला पैराग्राफ जो लिखा है ना बच्चों, ठीक है, अगला पैराग्राफ जो लिखा है, आप में से कोई पढ़ो और हैंड रेस करके समझाओ, क्योंकि आप लोगों ने इतना लॉ पढ़ा हुआ है, इतना तो समझा ही सकते हैं। ठीक है, हैंड रेस करो और आप में कोई समझाओ अगला पॉइंट। बताओ क्या समझाना चाहते हैं? या तो डेट ऑफ पब्लिकेशन, या उससे मतलब जब तक पेटेंट नहीं मिला तब तक की ड्यूरेशन में उसके पास प्रिविलेजेस होंगे कुछ की, मतलब जो भी प्रिविलेजेस होता है वो उसके पास होंगे जब पेटेंट मिल जाता है, वैसे वाले प्रिविलेजेस। ठीक है, और कोई?
मतलब मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया जो तुम समझाना चाहती हो, लेकिन और कोई बेहतर तरीके से समझा। तो बताओ ना, मैं मान मनवार क्यों करवा दी? जब मतलब पेटेंट के लिए जब अप्लाई किया था तब, और जब उनको एक्चुअली वो पेटेंट मिल जाता है, मतलब उसके ऊपर साइन हो जाती है, अब तुम्हारे पास वो पेटेंट है, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें उनको सेम प्रिविलेज मिलेंगे जैसे उनको स्पेसिफिकली वो पेटेंट ग्रांट हो जाते हैं वो वाली। शुरुआत गलत है, मैं बता दूं क्या आगे तुम्हें भी है सेम, तो उसकी तो शुरुआत गलत थी। एप्लीकेशन जब से रखा पब्लिकेशन का, और जब पब्लिकेशन हुआ उसका period- वहां से तुमने बोला कि पब्लिक एकदम एग्जैक्टली सेम, इससे बताया एप्लीकेशन फाइल किया और पेटेंट मिल रहा है तब तक वो प्रिविलेज मिले, वहां से नहीं है। पब्लिश हो गया आएगा, पब्लिश कब होगा? 18 मंथ्स के बाद। 18 मंथ से लेके जब तक आपने पब्लिक के लिए पब्लिश कर दिया, अब पब्लिक अपोजिशन आएगा नहीं आएगा, वहां से लेके आपको पेटेंट जब तक नहीं मिल जाता तो भी ऐसा माना जाएगा जैसा आपको पेटेंट मिल गया, और जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो क्या सर इस बीच हम पेटेंट किसी और को देके रॉयल्टी कमा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। हाँ, कोई दूसरा उसको यूज कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। ये सब प्रिविलेजेस की बात की जा रही है, ठीक है। तुमने बोला था एकदम बराबर समझा था, लेकिन कहां से बोला था? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से नहीं, पब्लिकेशन से लेके जब तक पेटेंट नहीं मिल जाता वहां तक है ना, जो एप्लीकेंट है उसको सारे वो प्रिविलेजेस मिलेंगे जैसे आपको पेटेंट मिल गया हो, ठीक है। However, the applicant shall have no right to institute any proceeding for infringement। वही, लेकिन क्या सर केस कर सकता है क्या इंफ्रिंजमेंट का? द आंसर इज नो। इंफ्रिंजमेंट किसे कहते हैं बच्चों? आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर का हमारा पहला या दूसरा हेडिंग ही इंफ्रिंजमेंट आने वाला है, पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट करके। डन बच्चों, चलिए छोटे छोटे पॉइंट है, मैं ले रहा हूं 2-3 हेडिंग, छोटे छोटे हेडिंग। चलो यहां तक कोई दिक्कत है 18 मंथ्स वाला? चलिए प्रोसीजर क्या चला था? एप्लीकेशन फाइल किया, एप्लीकेशन फाइल करने के 18 मंथ्स के बाद वो पब्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है एग्जामिनेशन की, समझ आ रहा है? एंड नो एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट शैल बी एग्जामिन्ड unless the applicant or any other interested person makes a request in the prescribed manner for such examination within the prescribed period। ठीक है, मतलब आपको है ना, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपको क्या लग रहा है कंट्रोलर बैठे बैठे खुद डिसाइड करेगा क्या कब इसको मैं उठा के वापस एग्जामिन करूं? बराबर नहीं, आपको जाके एक रिक्वेस्ट फाइल करनी है, प्लीज यार मेरी एप्लीकेशन को देख लो यार, आपको जैसे एग्जामिन करना हो करो, हर तरीके से तैयार हूं मैं। पब्लिश हुआ, पब्लिश के बाद जो भी डाउट वगैरह रहता फिर आपको रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है कि आप मेरी एप्लीकेशन को क्या करो, एग्जामिन कर सकते हो क्या उसमें सब कुछ बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, एग्जामिन होगा, वरना आपकी एप्लीकेशन वहां पे धूल खाती रहेगी, ठीक है। इन केस द एप्लीकेंट or any other interested person does not make a request for examination of the application for a patent within the specified period, the application shall be treated as withdrawn by the जो भी टाइम पीरियड रहेगा, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है और आपने अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है, विथड्रॉन कर दिया है। बच्चों क्लियर हुआ? चलिए फिर अगर आपने रिक्वेस्ट, हम पॉजिटिव बात पढ़ते हैं, अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी तो वो एग्जामिन होगा। Where the request for examination has been filed in respect of an application for a patent, the application and specification and other documents related thereto shall be referred at the earliest by the controller to an examiner for making a report to him in respect of the अगर following आपने matters. एप्लीकेशन फाइल के मुझे एग्जामिन करवाना है तो कंट्रोलर उसको देखेगा और कंट्रोलर खुद एग्जामिन करेगा क्या? नहीं, किसको भेज देगा? एग्जामिनर के पास, ले इसकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करके दे और मुझे रिपोर्ट बना के दे, और रिपोर्ट में ये सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। क्या पॉइंट? Whether the application and the specification and other documents relating thereto are in accordance with the requirements of the act. क्या आपका एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन जो था दोनों अलग अलग चीजें? एप्लीकेशन मतलब तो ये रहा, ठीक है, मैं एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ इन्वेंशन के लिए। स्पेसिफिकेशन यानी कि डिटेल्स, क्या प्रॉपर्ली एक्ट के मुताबिक है, ठीक है। वेदर देयर इज एनी लॉफुल ग्राउंड ऑफ एन ऑब्जेक्शन टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, क्या अगर हम आपको पेटेंट देंगे तो भी क्या कोई लॉफुल ग्राउंड्स अवेलेबल है जिसके वजह से ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट। अब कौन से इन्वेस्टिगेशन की बात है आपको नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा, सेक्शन 13 में। एंड एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब। बच्चों क्लियर हो रहा है? मतलब पॉइंट समझो, आपने रिक्वेस्ट फाइल किया किसके पास? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उसको किसके पास भेजेगा? एग्जामिनर के पास, और बोले एग्जामिन करके मुझे रिपोर्ट बना के जिसमें ये सारे पॉइंट के आंसर देना। अब देखो सेक्शन 13 अलग है, वो बाद में बता रहा हूं। अब वो रिपोर्ट आ गई सेक्शन 14, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर बाय द कंट्रोलर। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट
In case the report of the examiner is adverse to the applicant and requires any amendment of the application, specification or other documents, the controller shall, before proceeding to dispose of the application, communicate the gist of obligations to the applicant as expeditiously as possible and afford him an opportunity of सिंपल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई और एग्जामिनर को लग रहा है उसमें कुछ अमेंडमेंट या ऐसा कुछ करना चाहिए, तो कंट्रोलर आपको बोल देगा और बोलेंगे अगर आपको अमेंडमेंट या चेंजेस करने को तैयार हो तो हम आपकी एप्लीकेशन को आगे देखेंगे। डन। और पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशन इन सर्टेन मैटर, सेक्शन 15 empowers the controller to refuse the application or to require the application, specification or other document to be amended if he is satisfied that the application or any specification or document filed in pursuant does not comply with the provision of the act and rule। तो नाम भी बोल सकता है भाई रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही है तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी किया जा सकता है। डन बच्चों, एक मैंने सेक्शन 13 बाकी रखा है, वो चलेगा भी क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है और प्लस कल हम जब सेक्शन 18 पढ़ेंगे ना पीछे, पावर ऑफ कंट्रोलर, देखो इन केस ऑफ एंटीसिपेशन, और वो भी कुछ एंटीसिपेशन की बात कर रहा था, तो सेक्शन 13 को हम लोग कर लेंगे। आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े ना बच्चों, वहां पे डे 3 प्लीज लिख के रख दीजिएगा। डे 3 आज हमारा। डन बच्चों, श्योर। तो क्या यहाँ पे स्टॉप करें या थोड़ा और पढ़ना है? Stop, नहीं stop. तो बाकी देखो आगे आने वाला है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मुझे पता है कोई करके नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है, ये बोलूंगा कि आगे हम तो 2-3 पेज पढ़ने भी वाले हैं, हो सके तो उसका एक रीडिंग करके आना ताकि जब हम यहाँ पे पढ़े तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए। डन, श्योर। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।